हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये हमें क्या बताती है। देखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर demonstrate those baskets of goods which can be produced when all sectors source economy are employed efficiently। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इकोनॉमी के बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए एक इकोनॉमी कौन कौन से गुड्स किस कॉम्बिनेशन के साथ बना सकती है। तो फॉर एग्जांपल, एक इकोनॉमी के बाद जितने रिसोर्सेज हैं उससे यूटिलाइज करते हुए या तो वो गन्स बना सकती है या फिर ब्रेड्स बना सकती है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अगर खाली गन से बनाती रहे और ब्रेड्स ना बनाए। अगर वो खाली गन से बनाती रहेगी तो वो क्या कर रही होगी, अपने जो रिसोर्सेज है उसे इनएफिशिएंटली एम्प्लॉय कर रही होंगी। अगर वो अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है तो वो ये कॉम्बिनेशंस बना सकेगी। या तो 0 गन्स बनाएगी और साथ 100 ब्रेड्स बना लेगी, 1 गन बनाएगी और साथ 90 ब्रेड्स बना लेगी, 2 गन्स बनाएगी साथ 70 ब्रेड्स बना लेगी, 3 गन्स बनाएगी साथ 40 ब्रेड्स, या 4 गन्स बनाएगी और हम उसे 0 ब्रेड्स बना पाएगी। अब हम इससे देखते हैं, इन्हीं को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। अब उसने जब 0 गन्स बनाई तो ब्रेड्स कितनी बना ली, 100। 2 गन्स बनाई, ब्रेड्स कितनी बना ली, सॉरी, 1 गन्स बनाई तो ब्रेड कितनी बना ली, 90। 2 गन्स बनाई तो ब्रेड 70। 3 गन्स बनाई तो ब्रेड 40, और 4 गन्स बनाई और ब्रेड 0। तो हमें इस तरह एक ये कर्व मिल गई। इसे कहते हैं, इस कर्व को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व। इस कर्व के ऊपर जो जो कॉम्बिनेशन हैं वो एफिशिएंटली अटेनेबल हैं, मतलब कि वो बेहतर और अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। जबकि अगर हम देखते हैं कि उसने फॉर एग्जांपल 40 ब्रेड्स बनाई और साथ 2 गन्स बनाई, तो अब ये क्या हुआ कि ये पॉइंट इनएफिशिएंटली, यानी कि वो अपने रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। तो उस पॉइंट एम को हम कहेंगे कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब फिर हमने ये कर्व बन गई। अब ये वो है कर्व तब बनी, ये सारे वो कॉम्बिनेशन जो हम हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उन्हें सबको यूटिलाइज करने के बाद, अब जो हम हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं कि हम इससे बाहर कोई चीज नहीं बना सकते, तो ये जो पॉइंट एन है इसे हम कहेंगे अनअटेनेबल पॉइंट। ठीक है। अब जब मैंने ये आपको टेबल दिखा रहा हूँ, तो एक बच्चा अगर बोले सर, अगर उसने 0 गन्स बनाई है 700 ब्रेड्स में, अगली दफा हम टेक्नोलॉजी बेहतर करें तो वो 1 गन्स बनाएगा साथ ही 100 ब्रेड्स बना ले। या फिर आप खाली दो की क्यों बात कर रहे हैं, गन्स ब्रेड्स हो सकते हैं इकॉनमी 3-4 चीजें बना रही हो। इसलिए जब तो इसलिए जब भी कोई लॉ बनता है तो उसमें बहुत सी चीजें कांस्टेंट रखी जाती हैं। उन जो चीजें कांस्टेंट रखी जाती हैं उन्हें कहते हैं अजम्पशन। इसी तरह इसकी भी अजम्पशंस हैं। तो आए हम पहले वो पढ़ लेते हैं assumption। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब हुआ कि खाली उसने गन्स ही नहीं बनानी है, साथ साथ उसने ब्रेड्स भी बनानी है। इट इज एज्यूम्ड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंटली। ये पहली पॉइंट समझ आ गया आपको कि उसने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। अगर वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो फिर ये कर्व हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। या तो हम फिर पॉइंट एम पे आ जाएंगे, और या फिर ऐसा कोई अनअटेनेबल पॉइंट। अगर हमने ये कर्व बनानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन को एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करने पड़ेंगे। सेकंड थिंग इज फुली एम्प्लॉयमेंट। अब उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे सबको यूटिलाइज करना है। अगर वो सबको यूटिलाइज नहीं करेगा तो फिर सेम दोबारा हमारे पास ये कर्व नहीं बन पाएगी। हम कौन से पॉइंट पे होंगे, एम पे। थर्ड चीज आती है इनपुट रिसोर्सेज आर फिक्स। ये देखें, इनपुट रिसोर्सेज आर फिक्स मतलब कि उसके बाद जितने रिसोर्सेज हैं उससे क्या कर सकते हैं, वो 0 गन्स बना सकते हैं और साथ 100 ब्रेड्स बना सकते हैं। अगर तो ये रिसोर्सेज हमने फिक्स नहीं किए तो हम 1 गन्स बना सकेंगे, साथ 100 ब्रेड्स बना लेंगे। तो फिर हमारा फायदा क्या होगा इसका, इस सारे को पढ़ने का। तो इसलिए हम ये देख लेंगे जितने ये जो इनपुट रिसोर्सेज हैं वो फिक्स ही रहेंगे।
मतलब क्या हुआ कि अगर वो 0 गन्स बना रहे हैं और 100 बना रहे हैं, जैसे ही वो एक गन बनाएगा तो ब्रेड्स भी उसकी कम हो जाएंगी। थर्ड, फोर्थ, टू गुड्स मॉडल। ये वो बात हुई कि इस ये मॉडल खाली दो ही गुड्स पे अप्लाई होगा, यानी कि अभी जिस तरह हमने एग्जांपल में अपनी क्या लिया, गन और ब्रेड। अब ये एग्जांपल किसी भी तरह की हो सकती है कि ये डिफेंस रिक्वायरमेंट प्लस, या फिर हम एजुकेशन का देख लें। मगर कॉम्बिनेशन हमने क्या देखना है, इस लॉ को स्टडी करते हुए हमने खाली दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन, दो ही कॉम्बिनेशंस लेने हैं चीज़ों के। या तो जिस तरह हमने यहाँ गन्स और ब्रेड ले रही हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि गन्स, गन्स मतलब क्या है कि डिफेंस रिक्वायरमेंट, साथ आपके एजुकेशन। तो इसी तरह हम बना लेंगे कि अगर गन 0 गन्स बना रही है तो हम 700 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक गन बना रहे हैं तो 90 बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो इसी तरह खाली अगर हम दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन लेंगे तो वहां पे ये लॉ फेल हो जाएगा। थर्ड, यानी कि फिफ्थ आ गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ में कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज फर्दर दैट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वही बात होगी कि अगर जब हम ए कॉम्बिनेशन में जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर बी में भी हमें वही यूज करनी है, मतलब सी में भी वही यूज करनी है। अगर फॉर एग्जांपल ए में हम कोई और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो बी में अगर कोई और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हम, ऐसा हो सकता है कि एक गन के साथ 90 ब्रेड नहीं 100 ही ब्रेड बना लें, तो फिर दोबारा ये लॉ फेल हो जाएगा। थर्ड, यानी कि आप देखें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, डाउन स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, मतलब कि हम जिस तरह लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वो स्लॉप, डाउन स्लॉप मतलब कि वो स्लॉप बनती जाती है। दूसरी चीज उसकी देखें, कॉनकेव टू ओरिजिन, ये जो शेप है इसकी, इसे कहते हैं कॉनकेव टू, ये जो कर्व की शेप है हम इसे कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन। अब ये कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होती है, कि ये इसलिए होती है कि अगर हम एक, अभी जिस तरह हमने यहाँ पे देखें, अगर हम 3 से 4, पहले हम 3 गन्स बना रहे थे, अगर अब हमने एक गन्स और बनानी है तो हमें कितने यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, 40 यूनिट। इस चीज को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस जिस तरह हम आगे जाते हैं, जब प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इसकी शेप कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। यही चीज इसने लिखी हुई है कि टू इट इम्प्लाइज इंक्रीज स्लोप द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब एक चीज बनाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ने को क्या कहते हैं हम, छोड़ने वाले पे की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये देखें, इधर हमने अगर एक गन बना रहे हैं, जब हमने 2 गन नहीं मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाया तो हमें इसके कितने यूनिट छोड़ने पड़ रहे हैं, 20। जबकि इधर डी से ई कॉम्बिनेशन पे हम मूव कर रहे हैं तो 3 से 4 पे यानी कि आ रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने के लिए अब 40 ब्रेड्स छोड़नी पड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से इसकी शेप होती है कॉनकेव टू ओरिजिन। किस वजह से होती है, इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आई कैप, जब भी आप कोई भी लॉ स्टडी करेंगे तो उसे हम 3 तरीके से करना है। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका टेबल, थर्ड उसका ग्राफ। अब हो सकता है कि आई कैप आपको ये डेफिनेशन दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो और नीचे 4 ऑप्शन दे दें, इसमें से आपको ये वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, या आपको आई कैप इस तरह का टेबल बना दे और साथ लिखे 0 गन्स बना रहा है, साथ 100 ब्रेड्स बना रहा है, एक गन बना रहा है साथ, यहाँ पे 90 ना लिखे, यहाँ पे भी 100 लिख दे, और नीचे लिख दे कि ए, ऑप्शन ए के बताएं कि एज पर पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये टेबल ठीक है या गलत है। नीचे दे दे ए ऑप्शन ट्रू, बी दे दे फॉल्स। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है कि ये गलत है, तो इसलिए आपको इसका टेबल भी अच्छे से आना चाहिए। थर्ड चीज, आई के अब आपको एक ग्राफ दे सकते हैं, ये ग्राफ, इस ग्राफ में ये दे दिया और साथ एक पॉइंट एम हाईलाइट कर दिया, तो आपसे नीचे 3 ऑप्शन में पूछ सकता है कि ये पॉइंट इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट है, अनअटेनेबल है या
नन ऑफ द अबव, तो आपने उसमें सिलेक्ट करना होगा इनएफिशिएंट यूज ऑफ सोर्सेज। इसके फर्दर एमसीक्यू जो हम डिस्कस करेंगे आई कैप के एमसीक्यूज, उसमें भी डिस्कस करेंगे, और मेरे जो अपने एमसीक्यूज हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।